नमस्कार और स्वागत है आपका आज की इस खास बातचीत में। आज हम मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं, एक ऐसा राज्य जहां की हवा में ही आप कह सकती हैं एक युवा ऊर्जा महसूस होती है। सोचिए, यहाँ की औसत आयु महज 23 साल है। 23 साल, हाँ। और लगभग 59% आबादी कामकाजी आयु वर्ग में है, मतलब 15 से 59 साल के बीच। ये आंकड़े तो इस राज्य की अर्थव्यवस्था को पंख लगाने की जबरदस्त क्षमता दिखाते हैं ना, अगर बशर्ते इस युवा शक्ति को सही हुनर मिले। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है, एक पोटेंशियल है। और इसी अवसर और इससे जुड़ी जो कोशिशें हैं, उनको समझने के लिए आज हम मध्य प्रदेश में कौशल विकास की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम ये देखेंगे कि सरकार कौन सी पहले कर रही है और हाँ, इन कोशिशों के रास्ते में कौन सी बाधाएं खड़ी हैं। तो आज के इस पड़ताल में हम पहले समझेंगे कि मध्य प्रदेश में ये स्किल डेवलपमेंट का मतलब कौशल विकास का अभी का सीन क्या है, परिदृश्य क्या है। फिर नजर डालेंगे कुछ प्रमुख सरकारी संस्थाओं और खास योजनाओं पर। कुछ पुरानी भी हैं, कुछ नई भी, जैसे क्रिस्प, ग्लोबल स्किल्स पार्क, मुख्यमंत्री की अलग-अलग योजनाएं और आईटीआईज। हाँ, आईटीआईज तो हैं। और बिल्कुल अंत में हम उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे जो इन अच्छे इरादों को हकीकत में बदलने से कहीं ना कहीं रोकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के कौशल विकास परिदृश्य से। जैसा कि आपने कहा, ये भारत का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसकी जो ये युवा जनसांख्यिकी है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है, कह सकते हैं। सरकार ने इस पर काफी जोर दिया है, ये बात साफ दिखती है। इसके लिए कौशल विकास निदेशालय है, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार सृजन बोर्ड और मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना जैसे विभाग काफी सक्रिय हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये युवा आबादी होना अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब सिर्फ संख्या से क्या होता है? देखिए, बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बात है संभावना की, पोटेंशियल की। जब किसी राज्य के पास इतनी बड़ी युवा वर्कफोर्स हो, तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर उन्हें सही स्किल और मौके मिलें, तो वो इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। लेकिन अगर वे अकुशल रह जाएं या बेरोजगार रह जाएं, तो यही आबादी फिर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। इसीलिए सरकार के जो घोषित लक्ष्य हैं वो इतने अहम हैं। रोजगार बढ़ाना, उद्यमिता को मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करना और यहाँ तक कि जो पहले से लोगों के पास अनौपचारिक हुनर है उसको भी पहचान देना। तो ये सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की बात नहीं है, ये पूरी पीढ़ी को राज्य की तरक्की से जोड़ने की एक, आप कह सकते हैं, एक व्यापक रणनीति है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कौन सी खास पहलें की गई हैं। आपने कुछ पुरानी संस्थाओं का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में कौशल विकास का इतिहास कोई नया नहीं है। एक प्रमुख नाम है क्रिस्प। इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस और इसकी स्थापना तो 1997 में हो गई थी। अरे वाह, यानी लगभग 2.5 दशक पुराना संस्थान। स्रोत बताते हैं कि इसका काम सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण देना ही नहीं है। जी नहीं, बल्कि कंसल्टेंसी, इंफॉर्मेशन रिसोर्स और उद्योगों के लिए तकनीकी कर्मियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने जैसे काम भी करता है। ये तो काफी बड़ा दायरा लगता है। बिल्कुल, और यही क्रिस्प की खासियत है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, बल्कि एक तरह का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पॉलिटेक्निक छात्रों से लेकर इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और नौकरी ढूंढ रहे युवाओं तक, मतलब सबको अपनी सेवाएं देता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये छोटे, मध्यम और बड़े तीनों तरह के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग और यहाँ तक कि प्रोडक्शन सेंटर भी चलाता है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग काफी नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री की नब्ज पर हाथ रखना और जरूरत के मुताबिक समाधान देना जरूरी है। इतनी सालों से चले आ रहे इस बहुआयामी मॉडल की सफलता के बारे में स्रोत कुछ बताते हैं? क्या ये वाकई उद्योगों की जरूरतें पूरी कर पाया है? देखिए, स्रोत इसकी लंबी मौजूदगी और जो इसकी मल्टी डायमेंशनल भूमिका है, उसको तो हाईलाइट करते हैं, जो अपने आप में एक तरह से संस्थागत मजबूती का संकेत है। ये इस बात पर जोर देता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्थायी, एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कितना जरूरी है। हालांकि इसकी इफेक्टिवनेस का मतलब कितनी प्रभावी रही है, इसका कोई बहुत विस्तृत मूल्यांकन स्रोतों में उतना साफ नहीं है। लेकिन इसका लगातार चलते रहना और उद्योगों की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलने की कोशिश करना, ये निश्चित रूप से सकारात्मक है। ठीक है, तो क्रिस्प जैसे स्थापित संस्थानों के अलावा हाल के वर्षों में कुछ बड़ी और शायद ज्यादा महत्वाकांक्षी पहले भी हुई हैं? हाँ, बिल्कुल हुई हैं। एक प्रमुख उदाहरण है ग्लोबल स्किल्स पार्क। इसका पूरा नाम है संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क।
इसे जुलाई 2019 में भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित किया गया। और ये नाम ही देखिए, इसकी महत्वाकांक्षा दिखाता है, ग्लोबल। ग्लोबल से क्या मतलब है यहाँ? क्या खास है इसमें? इसका लक्ष्य है कह सकते हैं एक अत्याधुनिक, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल विकास केंद्र बनना। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल पार्टनर्स का भी सहयोग शामिल है। ये मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना का ही एक हिस्सा है। तो ये संकेत देता है कि सरकार अब वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज और स्टैंडर्ड स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो शायद पारंपरिक ITIs या दूसरे सेंटर्स से एक कदम आगे हो। और फिर मुख्यमंत्री के नाम से जुड़ी कई योजनाएं भी हैं, मैंने देखा। क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसा लगता है कि ये शायद खास ग्रुप्स पर केंद्रित है। सही पहचाना आपने। मुख्यमंत्री के नाम से कई टारगेटेड योजनाएं शुरू की गई हैं। जैसे एक है मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। ये खास तौर पर महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। और इसका लक्ष्य है सालाना लाखों महिलाओं को ट्रेन करना। लाखों महिलाओं को? हाँ। फिर है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। ये 18 से 35 साल के युवाओं को रोजगार उन्मुख, मतलब जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग देकर नौकरियों से जोड़ने पर केंद्रित है। इसमें भी सालाना लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी हाल ही में एक बिल्कुल नई चीज आई है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इसका मॉडल तो काफी अलग लगता है, सीखते हुए कमाने वाला। हाँ, ये 2023 में शुरू हुई है और इसका मॉडल अर्न व्हाइल यू लर्न पर आधारित है। मतलब सीखते सीखते कमाओ। ये युवाओं को छात्र प्रशिक्षु के रूप में, यानी स्टूडेंट ट्रेनी के तौर पर प्राइवेट संस्थानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मौका देती है। इसका मकसद दोहरा है, एक तो युवाओं को प्रैक्टिकल अनुभव देना और साथ ही ट्रेनिंग के दौरान कुछ आय अर्जित करने का, कुछ स्टाइपेंड जैसा पाने का मौका देना। हाँ, ये तो अच्छा है। और ये उद्योगों को भी सीधे तौर पर टैलेंट पहचानने और तैयार करने में मदद कर सकता है। ये एक नया प्रयोग है और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कैसे लागू किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर इसमें कितनी दिलचस्पी दिखाता है। और इन सब नई और टारगेटेड योजनाओं के बीच हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITIs को तो नहीं भूल सकते। ये तो स्किल डेवलपमेंट की रीढ़ माने जाते रहे हैं ना? बिल्कुल। ITIs तो पूरे भारत में सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत जो DGT है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो इन संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड्स तय करने वाली सेंट्रल बॉडी है, उसके द्वारा संचालित होते हैं। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या बहुत बड़ी है। कुल मिलाकर 1020 संस्थान हैं। 1020? हाँ, इनमें सरकारी और निजी दोनों शामिल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य तो वही है, युवाओं को अलग अलग प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेड्स में प्रशिक्षित करना। और इतनी बड़ी संख्या राज्य में कौशल प्रशिक्षण की व्यापक पहुंच को तो दर्शाती ही है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक तरफ क्रिस्प और ITIs जैसे पुराने और व्यापक आधार वाले संस्थान हैं जी, तो दूसरी तरफ ग्लोबल स्किल्स पार्क जैसी नई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं और महिलाओं, युवाओं या फिर सीखो कमाओ जैसे विशिष्ट मॉडल पर आधारित टारगेटेड योजनाएं भी हैं। ये तो काफी मिला जुला नजरिया लगता है। हाँ। और यहाँ जो आकर्षक है वो है विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए ये विविध दृष्टिकोण। ये अप्रोच जो है जी, ये दिखाता है कि सरकार एक ही समाधान पर निर्भर नहीं है, बल्कि अलग अलग स्तरों और समूहों की जो स्किल जरूरतें हैं उनको पहचानकर उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रही है। और जो महत्वाकांक्षा का पैमाना है, मतलब सालाना लाखों लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य, वो भी वाकई ध्यान खींचता है। ये दर्शाता है कि समस्या की गंभीरता और अवसर के विशाल आकार को दोनों को पहचाना गया है। हाँ, वो पैमाना और विविधता वाकई ध्यान खींचती है। लेकिन इतने बड़े इरादों के साथ जाहिर है जमीनी हकीकत में कई चुनौतियां भी होंगी। स्रोत किन मुख्य बाधाओं को उजागर करते हैं? और इन चुनौतियों को समझे बिना तस्वीर अधूरी रहेगी, ये बात पक्की है। पहली और शायद सबसे बुनियादी चुनौती है जागरूकता की कमी, अवेयरनेस गैप। खासकर ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों में बहुत से युवाओं और उनके परिवारों को इन योजनाओं के बारे में, इनके फायदों के बारे में और इनमें शामिल होने की प्रक्रिया के बारे में पता ही नहीं होता। जानकारी के अभाव में अवसर होते हुए भी बेकार चले जाते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती जिसका जिक्र है वो है उद्योग जुड़ाव की कमी, इंडस्ट्री लिंकेज, यानी ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों और उन उद्योगों के बीच तालमेल की कमी जिन्हें आखिर में इन कुशल युवाओं को नौकरी देनी है। इसका क्या असर होता है? इसका सीधा और बहुत गंभीर असर होता है ट्रेनिंग की प्रासंगिकता पर, मतलब रेलेवेंस पर। अगर संस्थान वही स्किल सिखा रहे हैं जिनकी इंडस्ट्री में मांग ही नहीं है या जो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो उस ट्रेनिंग का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बिल्कुल।
इससे पढ़े लिखे प्रशिक्षित युवा भी या तो बेरोजगार रह जाते हैं या उन्हें अपनी योग्यता से बहुत कम स्तर का काम करना पड़ता है। ये ना सिर्फ युवाओं के लिए निराशाजनक है, बल्कि संसाधनों की बर्बादी भी है। और इसी से जुड़ा एक सामाजिक पहलू भी है, धारणा और कलंक, मतलब परसेप्शन और स्टिग्मा। स्रोत बताते हैं कि आज भी कई लोग वोकेशनल ट्रेनिंग को पारंपरिक डिग्री वाली पढ़ाई से कमतर आंकते हैं। क्या ये सच है? दुर्भाग्य से हाँ, ये काफी हद तक सच है। हमारे समाज में अब भी डिग्री आधारित शिक्षा को ज्यादा सम्मान दिया जाता है, भले ही उसके बाद नौकरी मिले ना मिले। हाँ, डिग्री को ज्यादा महत्व देते हैं। बिल्कुल। व्यावसायिक या स्किल बेस्ड कोर्सेज को अक्सर सेकंड चॉइस माना जाता है। ये जो सामाजिक कलंक है, ये युवाओं और उनके परिवारों को इन कोर्सेज को अपनाने से हतोत्साहित करता है, मतलब डिस्करेज करता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब तक इंडस्ट्री जगत ट्रेनिंग की प्रासंगिकता पर मोहर नहीं लगाता, यानी जब तक इन कोर्सेज से अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, तब तक ये कलंक भी कम नहीं होगा। सामाजिक कलंक भी आसानी से कम नहीं होगा। माता पिता अपने बच्चों को उस रास्ते पर क्यों भेजेंगे जिसका अंत शायद बेरोजगारी हो? तो ये दोनों मुद्दे, इंडस्ट्री लिंकेज की कमी और सामाजिक कलंक, एक दूसरे को और मजबूत करते हैं। ये तो एक तरह का दुष्चक्र जैसा लगता है। इनके अलावा क्या कुछ और व्यवहारिक बाधाएं भी हैं? जैसे क्या ये कार्यक्रम सभी के लिए सुलभ है, एक्सेसिबल है? यहाँ गतिशीलता और पहुंच की चुनौती सामने आती है। मोबिलिटी और एक्सेस। जो लोग दूर दराज या वंचित इलाकों में रहते हैं, उनके लिए शहरों या कस्बों में स्थित ट्रेनिंग सेंटर्स तक पहुंचना ही मुश्किल हो सकता है। यात्रा का खर्च, रहने की व्यवस्था, ये सब एक एक्स्ट्रा बोझ बन जाते हैं, खासकर गरीब परिवारों के लिए। और इन सब कार्यक्रमों को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या वित्त पोषण, मतलब फंडिंग, एक मुद्दा है? बिल्कुल है। वित्त पोषण और स्थिरता यानी फंडिंग और सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, अच्छे प्रशिक्षण के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नई मशीनें और उपकरण चाहिए, क्वालिफाइड ट्रेनर्स चाहिए, और इन सब के लिए लगातार और पर्याप्त फंड्स की जरूरत होती है। कई बार योजनाएं बड़े जोर शोर से शुरू तो होती हैं, लेकिन लंबे समय तक उन्हें चलाने के लिए एक सस्टेनेबल फंडिंग का मॉडल नहीं बन पाता, जिससे फिर क्वालिटी प्रभावित होती है। आपने प्रशिक्षकों का जिक्र किया। क्या प्रशिक्षण की गुणवत्ता अपने आप में एक चुनौती है? क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग? हाँ, ये कई स्तरों पर एक चुनौती है। पहला तो है प्रशिक्षक की गुणवत्ता। क्या ट्रेनर खुद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के जरूरतों से वाकिफ हैं? क्या उन्हें प्रभावी ढंग से सिखाने की ट्रेनिंग मिली है? दूसरा, बुनियादी ढांचा और संसाधन। क्या संस्थानों के पास पर्याप्त और मॉडर्न लैब्स, वर्कशॉप्स और इक्विपमेंट है? आप पुरानी मशीनों पर ट्रेनिंग लेकर छात्र नई टेक्नोलॉजी वाले उद्योग में कैसे काम करेंगे? सही बात है। तो इन सब के मिले जुले असर से प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो अलग-अलग संस्थानों में बहुत अलग हो सकती है। कुछ कार्यक्रम शायद इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स पर खरे ही ना उतरें। तो ये तो कई सारी और एक दूसरे से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। जागरूकता, इंडस्ट्री का जुड़ाव, सामाजिक धारणा, पहुंच, पैसा, फिर क्वालिटी, प्रासंगिकता, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनर्स की क्वालिटी। लगता है जैसे एक को ठीक करो तो दूसरी सामने आ जाती है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये चुनौतियां अलग-थलग नहीं है, ये एक जटिल जाल की तरह आपस में उलझी हुई हैं। पैसे की कमी सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनर की क्वालिटी पर असर डालती है। खराब क्वालिटी और इंडस्ट्री से कटा हुआ कोर्स, ये मिलकर ट्रेनिंग को अप्रासंगिक बनाते हैं। अप्रासंगिक ट्रेनिंग से रोजगार नहीं मिलता, जिससे सामाजिक कलंक और बढ़ता है, और जागरूकता की कमी इस पूरे सिस्टम से बहुत से लोगों को बाहरी रखती है। बिल्कुल। इसलिए समाधान भी किसी एक चुनौती पर फोकस करने के बजाय एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतना बड़ा पैमाना है, इतने सालों से प्रयास हो रहे हैं, फिर भी ये चुनौतियां बनी हुई हैं। तो क्या ये पहले जमीनी स्तर पर इन बाधाओं को प्रभावी ढंग से तोड़ पा रही हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब स्रोतों से सीधे तौर पर मिलना मुश्किल है, लेकिन ये सवाल उठाना जरूरी है। देखिए, योजनाओं का होना और उनका इरादा नेक होना एक बात है, लेकिन उनका जमीन पर वास्तविक प्रभाव पैदा करना बिल्कुल दूसरी बात है। इन गहरी और आपस में जुड़ी हुई जो सिस्टमिक चुनौतियां हैं, इनसे निपटे बिना सिर्फ योजनाओं की संख्या बढ़ाने या ट्रेनिंग के आंकड़े गिनाने से शायद वो बदलाव ना आए जिसकी मध्य प्रदेश को जरूरत है। तो इस सब का क्या मतलब निकाले, क्या समझे हम? हमने देखा कि मध्य प्रदेश के पास युवा आबादी के रूप में एक सुनहरा अवसर है। हाँ, सरकार ने इस अवसर को भुनाने के लिए कई दिशाओं में प्रयास किए हैं,
क्रिस्प जैसे दशकों पुराने संस्थान से लेकर सीखो कमाओ जैसी बिल्कुल नई और इनोवेटिव योजनाओं तक। लेकिन दूसरी तरफ जागरूकता, गुणवत्ता, इंडस्ट्री से तालमेल, सामाजिक सोच और पैसों की कमी जैसी गंभीर और लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो मध्य प्रदेश में कौशल विकास के लिए इरादा और पैमाना, इंटेंट और स्केल, ये दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अनेक योजनाएं हैं जो अलग अलग जरूरतों और समूहों को साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन पहलों की वास्तविक प्रभावशीलता, उनकी इफेक्टिवनेस इस बात पर टिकी है कि गुणवत्ता, प्रासंगिकता, वित्तपोषण और सामाजिक धारणा से जुड़ी इन गहरी और जटिल चुनौतियों पर कितनी सफलतापूर्वक जीत हासिल की जाती है। किसी योजना के लॉन्च होने से लेकर उसके जरिए स्किलफुल रोजगार पैदा होने और उसका सकारात्मक असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिखने तक का सफर, वो बहुत लंबा और बाधाओं से भरा है। इन बाधाओं को दूर करना ही असली चुनौती है और सफलता की कुंजी भी। ये वाकई एक जटिल और बहुस्तरीय तस्वीर है। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जिक्र किया, जिसमें निजी संस्थान छात्र प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देंगे। जी, ये मॉडल सुनने में तो आकर्षक लगता है, लेकिन सोचिए जब सैकड़ों या शायद हजारों अलग-अलग प्राइवेट पार्टनर्स इसमें शामिल होंगे, तो सरकार उन सब के बीच ट्रेनिंग की एक समान अच्छी गुणवत्ता, एक यूनिफॉर्म क्वालिटी कैसे सुनिश्चित कर सकती है? और ये कैसे पक्का किया जा सकता है कि कहीं प्रशिक्षुओं का शोषण तो नहीं हो रहा? ये एक ऐसी व्यावहारिक चुनौती है जिसके इम्प्लीमेंटेशन के पहलू पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत होगी। एक बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। इस तरह के मॉडल में क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी तय करना ही इसकी सफलता या विफलता का निर्णायक फैक्टर होगा। इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत पड़ताल यहीं समाप्त होती है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।